नमस्कार दोस्तों, रिवीजन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे मुग़ल कालीन साहित्य। ये हम देखेंगे। तो मुग़ल कालीन साहित्य में हमने पिछली वीडियो में जितना देख चुके, सब दिल्ली सल्तनत मुग़ल कालीन के प्रशासन तक देख लिया है और चित्रकला भी देखी। तो मुग़ल कालीन साहित्य बचा है। फिर अब इसके बाद मुग़ल कालीन विविध आएगा, जितने आएंगे फिर जल्दी पूरा ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगा मुग़ल साहित्य का, अरे पूरा मध्यकालीन का। तो फिर आपका तो ये आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगी वीडियो। फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया हुआ है, इससे जुड़े। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। आज शुरू करते हैं। लिखा है हुमायूं नामा। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा है। इसमें हुमायूं और कामरान के युद्धों का वर्णन किया। देखिए, गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी और इसका जो जन्म हुआ था 1523 में, मृत्यु 1603 में हुई थी। मृत्यु कब हुई थी? 1603 में, मतलब अकबर के शासनकाल तक ये थी। और अकबर इनको बहुत मानता था, बहुत सम्मान करता था। और गुलबदन बेगम ने ही हुमायूं नामा लिखा है, जिसमें ऐतिहासिक विवरण मिलते हैं। गुलबदन बेगम खुद लिखती हैं, इन्होंने लिखा है कि अकबर के आदेश पर हुमायूं और बाबर के इतिहास का, मतलब बाबर इनके पिता, इनका भाई हुमायूं, इनके इतिहास को अपनी स्मृति से लिखा है, मतलब याद करके लिखा है। और गुलबदन बेगम जो आपने पीछे देखा है कि हुमायूं और कामरान की युद्ध का वर्णन इसमें मिलता है। देखिए, हुमायूं नामा ख्वादमीर ने भी लिखा है। ये ख्वादमीर है, ख्वादमीर ने भी हुमायूं नामा लिखा है, यही लिखा है। आगे देखते हैं। खैर अल मंजिल, इसे खैरुल मंजिल भी कह देते हैं, खैरुल कहते हैं ऐसे। खैरुल मंदिर भी, या तो खैर उल मंजिल कहते हैं। ये दिल्ली में मदरसा बनवाया था पुराने किले में, ये महामनगा ने बनवाया था। और फिर इसे मदरसाए बेगम भी कहते हैं। ठीक है, इसे मदरसाए बेगम भी कहते हैं। अब आगे देखेंगे कि जो अकबर का काल है, हितोपदेश, अकबर के काल में हितोपदेश का फारसी अनुवाद आपका मुफर्री अल कुबूल के नाम से ताजुल माली ने किया था। ताजुल मालू ने हितोपदेश का जो फारसी अनुवाद किया था आपका मुफर्री अल कुबूल के नाम से, कुलूब के नाम से। ठीक है, आगे देखेंगे। तबकाते अकबरी का निजामुद्दीन अहमद ने किया था। फिर आपका ये आपका तारीख़ शेरशाही, ये इंपॉर्टेंट है। तारीख़ शेरशाही का अब्बास खां शेरवानी ने किया है। हुमायूं नामा का बताएं अभी, ख्वादमीर ऊपर लिखा है, गुलबदन बेगम ने किया है। फिर आप देखेंगे कि नुस्खाए दिलकुशा, ये भीमसेन ने किया है। ठीक है, आलमगीर नामा मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम ने किया है। काजिम लिखा है यहाँ, अगर ना समझ में आए तो यहाँ काजिम लिखा है। सिदरुल मुतखरीन है, इसको क्या कहते हैं? गुलाम हुसैन ने लिखा है। इसे कहते हैं सियार उल मुतखरीन लिखा है गुलाम हुसैन ने। फिर आलिम सालेह, ये आलमे लिखा है, सॉरी, आलमे सालेह, ये आलमे सालेह लिखा है। किसने लिखा है? आपका मोहम्मद सालेह ने लिखा है। आगे देखेंगे कि शाहजहाँनामा इनायत खान ने लिखा है। और उसके बाद चहार चमन ये चंद्रभान ब्राह्मण ने लिखा है। फिर ये शाहजहाँ के समय के। ठीक है, फिर आप देखेंगे चहार चमन के बाद इकबाल नामाए जहांगीरी, ये मुतमद खान। उसके बाद ये मुतमिद भी कहते हैं इन्हें, मुतमिद, यहाँ मुतमिद होगा, ये हो जाएगा मुतमिद खान। ये फिर नुस्खाए दिलकुशा देखें भीमसेन, फिर दोबारा लिखा, यहाँ पे लिखा ये। फिर उसके बाद पादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी, ये शाहजहाँ के समकालीन थे और राजकीय इतिहासकार थे शाहजहाँ के समय। फिर ठीक है, और उसके बाद आपका आता है अबुल फजल ने पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किया था। फिर इसका किस नाम से किया था? तो आपका लिखा है ये अनवारे सुहेली। ये अनवारे सुहेली ना, देखिए क्या होता है कि पंचतंत्र का अनुवाद विभिन्न शासकों के काल में अलग अलग नाम से किया गया था। गजनवी जब आया था, गजनवी के काल में नसरुल्लाह मुंशी सिराजी था उसका नाम। वह कलीला व दिमना के नाम से ये किया था। कलीला व दिमना
बेहराम शाही के नाम से पंचतंत्र का अनुवाद किया था। ठीक, उसके बाद आता है सुल्तान हुसैन मिर्ज़ा के काल में मुल्ला वाइज हुसैन कापसी ने, ये जो यहाँ पे गलत लिखा है, ये ना अनवारे जो सुहेली लिखा है, यह मुल्ला वाइज हुसैन कापसी ने लिखा है। मुल्ला वाइज हुसैन कापसी ने अनवर सुहेली के नाम से पंचतंत्र का अनुवाद किया था। लेकिन अकबर के काल में जो अबुल फजल करता है, यहाँ अबुल फजल लिखा है AF ना, अबुल फजल करता है, अबुल फजल आयरे दानिश के नाम से करता है, बाई मिस्टेक लिखा है वो आयरे दानिश के नाम से लिखता है, इसलिए। फिर उसके बाद फिर आप देखेंगे कि अकबर के काल में अबुल फजल द्वारा शासनकाल के आधिकारिक वृत्तांत के रूप में यह मतलब आईने अकबरी लिखा है। ये 3 भागों में विभाजित है, आईने अकबरी लिखा है पूरे शासनकाल का उसका। ठीक, आप देखेंगे कि नस्तालिक फारसी लिपि थी, मध्यकाल में प्रयुक्त होती थी, और औरंगजेब नस्तालिक तथा शिकस्त लिखने में निपुण था औरंगजेब। आप देखेंगे कि जो फारसी थी मुग़लों की राजभाषा थी, फारसी मुग़लों की राजभाषा थी, और राजकाज से संबंधित सभी कार्य फारसी में ही आपका संपन्न होता था। लेकिन सर्वप्रथम भारत में लाहौर फारसी साहित्य का विकास केंद्र रहा था, लाहौर रहा था, याद रखिएगा, लाहौर रहा था। आपने ये पढ़ लिया नस्तालिक एवं फारसी, एक फारसी लिपि थी नस्तालिक, याद रखिएगा। नस्तालिक पूछेगा कि नस्तालिक क्या था आपका, ये नस्तालिक तो ये फारसी लिपि थी, नस्तालिक फारसी लिपि थी। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि बाबरनामा का इंग्लिश ट्रांसलेट जो किया है लेडेन और रस्किन ने किया है, लेडेन और रस्किन ने किया है। ठीक है, और एक चीज़ और जानिएगा कि जो अजमेर के किशनगढ़ रियासत के राजा सावंत सिंह थे 17वीं और 18वीं शताब्दी में, ये वैष्णव उपनाम इनका था। ये नागरी दास राधा के सेवक था। ठीक है, इन्होंने कृष्ण की प्रशंसा में अनेक छंद लिखे हैं। किशनगढ़ के शासकों को निम्बार्क संप्रदाय का संरक्षण प्राप्त था। आगे मिलेगा सब ये यहाँ पर जो लिखा है, राजा जिसने नागरी दास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा का छंद लिखा है, नागरी दास के नाम से, राजा सावंत नाम है, राजा सावंत, ये राजा सावंत है, लिखा था राजा सावंत सिंह। ये किशनगढ़ के राजा थे। किशनगढ़ के शासकों ने निम्बार्क संप्रदाय का अद्वैतवाद, जो ये द्वैताद्वैत कहते हैं इन्हें, द्वैताद्वैत तो द्वैत अद्वैत कहेंगे, संरक्षण दिया था। ठीक है, फुतुहात आलमगीरी ईश्वरदास नागर और खुलासत उत तवारीख, ये आपका सुजान राय भंडारी, खुलासत उत तवारीख सुजान राय भंडारी। अब विविध देखेंगे, और एक क्वेश्चन और दिया था, रामचंद्रिका और रसिक प्रिया हिंदी कविता में रीतकालीन कवि केसादास की रचना है। ठीक है, केसादास की रचना क्या है, रामचंद्रिका और रसिक प्रिया। देखिए आलमगीरनामा, ये ऊपर हमने पढ़ा है, मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम इन्हीं का है। अब आप विविध में आएंगे। विविध में क्या है कि मध्यकाल में प्रचलित पाठ्यक्रम को ध्यान रखते हुए मुल्ला और क्या नाम था उसका, मुल्ला निजामुद्दीन, जिसे 18वीं शताब्दी में दर्स-ए-निजामी निश्चित किया था, तथा उसके अनुसार पाठ्यक्रम भारत में मुसलमानों के शासन के आरंभ में से प्रचलित था ये। ठीक है, आगे देखेंगे हम कि धर्मशाला का विशेषज्ञ को आलिम कहते थे। यहाँ धर्मशाला के विशेषज्ञ को आलिम कहते थे, और साहित्य के विशेषज्ञ को काबिल कहते थे, याद रखिएगा। बताया कि 11वीं मतलब यह पाठ्यक्रम जो था इनका भारत में मुसलमानों के शासनकाल में आरंभ से प्रचलित था। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत 11 विषय थे। ठीक है, तथा प्रत्येक विषय के अलग अलग पुस्तकें थी। मुगल काल में शाह वली उल्लाह, याद रखिएगा, के मदरसा में हदीस परंपरा तथा तफसीर टिकाओं, और लखनऊ के फिरंगी महल में फीक मतलब होता है न्यायशास्त्र के अध्ययन पर विशेष बल दिया गया था। और धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ थे। अब देखिए, धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ को आलिम कहते थे, और साहित्य के विशेषज्ञ को काबिल कहते थे। इस मोकासा जो होता था, मोकासा मराठा शासनकाल में चौथ की आय को मोकासा कहते थे, याद रखिएगा। मोकासा मराठा शासनकाल में चौथ की आय को आप मकासा कहते थे। 66% मराठा सरदारों को घुड़सवार रखने के लिए आपका कहा जाता था। तो ये क्या 66%, जैसे क्या है कि मराठा शासन में चौथ की आय का 66% मराठा सरदारों को घुड़सवार रखने के लिए दिया जाता था, जिसे मोकासा कहते थे। ये मोकासा कहते थे। आप ये जानिए कि विजयनगर में नायकों को राजा वेतन के बदले में जो अधीनस्थ के सेना के रखरखाव के लिए एक विशेष भूमि खंड देता था, उसे अमरम कहते थे। क्या कहते थे? अमरम, याद रखिएगा।
ये भी विध में आता है, उस चैप्टर में है। फिर आप देखेंगे कि काबुल मक्का या मक्का द्वार, बाबुल मक्का या मक्का द्वार, या आप सूरत बंदरगाह, यहीं से हज के लिए यात्रा थी तो इसे आपका बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था। ठीक है, ये इसलिए था कि मुगल काल में गुजरात में जो सूरत बंदरगाह था, इसी से होकर आपका हज की यात्रा के लिए जाते थे, इसलिए इसको कहते थे। मोल्लिम क्या होता था? मोल्लिम भारतीय व्यापारी जहाज़ों पर मोल्लिम एक कर्मचारी होते थे, जो क्या करते थे कि मतलब जहाज़ पर एक गोलाकार यंत्र के साथ बैठते थे, और यह यंत्र मतलब इस यंत्र की सहायता से वह तारों और सूर्य की स्थिति पता लगाते थे। इससे जहाज़ की जो स्थिति होती थी वो पता लगती थी। दिशा का पता लगाने वाला कर्मचारी था, जहाज़ पर सूर्य और तारों की मदद से ये आपका जहाज़ की स्थिति बताता था। फिर आप देखेंगे भारत के हीरे और हीरो की खदानों की व्यापक चर्चा ट्रेवेनियर करता है। ट्रेवेनियर क्या है? शाहजहाँ के शासनकाल में आया था, ये जौहरी था, शाहजहाँ के शासनकाल में आया था, और यह 1629 से 1663 के बीच 6 बार भारत की यात्रा करता है, और अपनी जो यात्रा का विवरण है ट्रेवल्स इन इंडिया में किया है। ट्रेवल्स इन इंडिया, ये लिखा ना, ट्रेवल्स इन इंडिया में किया है, अपनी यात्रा का पूरा विवरण किया है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आगे देखेंगे, लिखा है कि पैलेस ऑफ 40 पिलर्स, ये इलाहाबाद में जो किला है इसको कहा गया। जैसे विलियम फिंच ने कहा है कि इलाहाबाद में स्थित पैलेस ऑफ 40 पिलर्स के निर्माण में 40 वर्ष लगे थे, और इसके निर्माण हेतु 5000 से 20,000 लोगों ने काम किया था, इसलिए पैलेस ऑफ 40 पैलेस इसको विलियम फिंच ने कहा है। ठीक, अब यहाँ लिखा है वही चीज़ जो मैं बोला हूँ साइड, जैसे अकबर के शासनकाल में पैलेस ऑफ 40 पिलर्स के निर्माण में 5 से 20,000 लोगों का जो काम किया था विलियम फिंच ने कहा था, यही हम वो बताए ऊपर, वही लिखा था। हेमचंद्र विक्रमादित्य, हेमचंद्र विक्रमादित्य, हेमू, इसका मतलब क्या है कि जो हेमराज है, हेमराज का नाम हेमू था। ठीक है, और आप मध्य युग के इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है ये। जैसे उस समय के जब स्रोत देखेंगे तो हेमू को बक्काल कहते थे। ठीक, और भारत में सभी व्यापारियों को, जैसे भारत में व्यापारी होते थे, उन व्यापारियों को बक्काल कहते थे, और कुछ स्रोतों के अनुसार हेमू वैश्य था, जबकि जो कुछ और स्रोत हैं हेमू को धूसर जाति का बताते हैं। धूसर मतलब भार्गव होता है। ठीक, अपने को गौण ब्राह्मण भी कहते थे, ये अपने को गौण ब्राह्मण कहते थे, गौण ब्राह्मण कहते थे। फिर उसके बाद एक चीज़ और है कि जो ये हेमू था, हेमू अपने जीवन को रेवाड़ी में सोरे के व्यापारी होकर आरंभ किया था, और उसके बाद ये इस्लाम शाह के सेना में शामिल हो गया था, और आदिल शाह के समय उसका सम्मान और पद बढ़ा था। आदिल शाह सैनिक प्रतिभा से संतुष्ट होकर इसे वजीर या सेनापति बना दिया था। फिर आदिल शाह के विरोधियों के विरुद्ध 22 युद्धों में इसने सफलता हासिल की थी, 22 युद्धों में। अब दिल्ली तरगी बेग पर विजय प्राप्त करने के लिए पश्चात विक्रमादित्य या विक्रमाजीत की उपाधि धारण की थी। ये लिखा है यहाँ पे, विक्रमादित्य जो लिखा है ये आपका, जब दिल्ली पे तरगी बेग के विजय प्राप्त करके विक्रमादित्य या विक्रमजीत की उपाधि धारण की थी। बदायूनी एवं निजामुद्दीन अहमद के अनुसार हेमू ने विक्रमाजीत की उपाधि, कौन इसको बताया था? बदायूनी ने बताया और निजामुद्दीन अहमद ने बताया। ठीक, अब ये देखिए आगे चला गया। भारत की गौरव यश का अंतिम सूर्य कहते हैं किसको? पृथ्वीराज को कहते हैं। भारत के गौरव का अंतिम सूर्य पृथ्वीराज को कहते हैं। हेमू पराजित कब हुआ था? जब 5 नवंबर 1556 को जो पानीपत का युद्ध होता है हेमू और अकबर के बीच, उसमें हेमू पराजित होता है। याद रखिएगा, हेमू उसमें पराजित होता है। फिर देखेंगे असीरगढ़ का युद्ध। असीरगढ़ का युद्ध 1601 में होता है। 1601 में होता है असीरगढ़ का युद्ध। अकबर और मीरन बहादुर के बीच होता है, और मीरन पराजित होता है, और असीरगढ़ पर मुगलों का अधिकार हो जाता है। आपका ये है औरंगजेब के समय खजवा का युद्ध। हाँ, जो आपका जनवरी 1659 में जो औरंगजेब था और शाह सूजा था, औरंगजेब और शाह सूजा के बीच आपका खजवा का युद्ध होता है। ठीक है, फिर आप देखेंगे खेड़ा का युद्ध 1707 में होता है। खेड़ा का युद्ध 1707 में, ये किसके लिए हुआ? मराठा सिंहासन के लिए आपका जो शाह था, साहू और ताराबाई के बीच हुआ था। साहू और ताराबाई के बीच, साहू लिखा है वो। फिर
आप देखेंगे कि अता अली खान, तानसेन का इस्लाम में रूपांतरण के बाद जो तानसेन थे, ये इस्लाम में जब रूपांतरण हो गए थे तो इनका नाम अता अली खान रखा गया था। ठीक है। फिर मुगल के किस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की थी? तो फिरंगी महल लखनऊ में जो मदरसा था वो न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल किया था। आप देखेंगे कि क्रम लगाने को था जो इसमें, तो पद्मिनी जो है, पद्मिनी आपका दुर्गावती, अकबर और ताराबाई, ये सब लिखा है, इसको समझाते हैं अभी। ये क्रम में लगाने को आया था। तो आप जानते हैं पद्मिनी राणा रतन सिंह की पत्नी थी और अलाउद्दीन खिलजी, लिखा ना खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण करने के दौरान राणा रतन सिंह की मृत्यु हो गई थी और तो पद्मिनी ने जौहर किया था। दुर्गावती गोंडवाना, ये दुर्गावती जो थी ये गोंडवाना कि हिंदू राज्य की योग्य शासिका थी। अकबर के शासनकाल में आसफ खां के नेतृत्व में जब आक्रमण हुआ था तो ये शत्रुओं से घिर गई थी, फिर इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। फिर ताराबाई, ये ताराबाई मराठा, ताराबाई छत्रपति राजा राम की पत्नी थी और राजा राम की मृत्यु के बाद इन्होंने मराठा राज्य की बागडोर संभाली थी। अहिल्याबाई, देखिए ये अहिल्याबाई, अहिल्याबाई इंदौर, अहिल्याबाई मराठों के होलकर वंश की शासिका थी। होलकर वंश इंदौर में था। ठीक, ये स्थापित वहीं पे था। अब आगे देखेंगे औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? तो आपका खुलदाबाद औरंगाबाद में है। रहीम का मकबरा जो है दिल्ली में है। ठीक, आगे देखते हैं, यहीं पे रिवीजन कर लेते हैं। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? तो फतेहपुर सीकरी में है। एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ है? तो वो आगरा में है। औरंगजेब का देख लिए खुलदाबाद और औरंगाबाद में है। और ये जो रहीम लिखा था वो अब्दुल रहीम खान खाना था, वो दिल्ली में थे। ठीक, आगे देखेंगे फतेहपुर सीकरी में जो इमारतें बनी है लाल बलुआ पत्थर से बनी है, बुलंद दरवाज़ा प्लस खानखा, ये सब। फिर बड़ा इमाम बाड़ा रूमी दरवाज़ा ईंट और चूने से बना है। और जो बुलंद दरवाज़ा ये विश्व का सबसे बड़ा दरवाज़ा माना जाता है और लाल बलुआ पत्थर से बना है और संगमरमर से सजाया गया है। अब गुजरात, आप याद रखिएगा कि गुजरात जब विजय हुई थी 1572-73 में, तब उसकी स्मृति में अकबर ने बनाया था। ठीक, और कुछ है, हाँ, तो आपने ये देखा कि जो सलीम चिश्ती थे, ये खानका है। खानका में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग नहीं था, लेकिन बाद में जो सलीम चिश्ती के मकबरे पर सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया था। अब आप यहाँ देख लीजिए, जो ये बनवाया था बड़ा इमाम बाड़ा रूमी दरवाज़ा ईंट और चूने से आसफुद दौला बनवाया। ठीक, आगे देखते हैं आसफुद दौला बनवा। अच्छा, इसका जान लीजिए कि इमाम बाड़े का केंद्रीय कक्ष जो है 50 मीटर लंबा है, 16 मीटर चौड़ा है और स्तंभहीन इस कक्ष में जो छत है, छत से इसकी हाइट 15 मीटर ऊँची इसकी है। इतना मतलब अद्भुत बनाया है। यह कक्ष लकड़ी, लोहे या पत्थर की बीम की मतलब बाहरी सहारे के बिना खड़ी विश्व में अपने आप की सबसे बड़ी रचना है, मानिए। ठीक, इसकी छत को किसी बीम या गर्डर का उपयोग के बिना ईंटों को आपस में जोड़कर खड़ा किया गया। ठीक है, और इसके निर्माण में पत्थर संगमरमर के स्थान पर ईंटों और चूनों का प्रयोग किया गया, इसीलिए मैं लिखा हूँ वहाँ पे। और रूमी दरवाज़ा जो इमाम बाड़ा का मुख्य प्रवेश द्वार है, रूमी दरवाज़ा जो है, ये रूमी दरवाज़ा इमाम बाड़ा का मुख्य प्रवेश द्वार है। मध्यकाल में बंजारे कौन थे? तो व्यापारी थे। वाणिज्य शब्द का उत्पत्ति घूमने के साथ क्रय विक्रय के लिए हुआ है। ठीक, आगे आपका सिख संप्रदाय से पहले एक रिविजन कर लेते हैं कि जहांगीरी महल कहाँ है? तो आगरा में है। जहांगीरी महल जहांगीरी महल आगरा में। फिर इसका निर्माण शाही परिवार की महिलाओं और अपने पुत्र और उत्तराधिकारी जो सलीम था जहांगीर, उसके लिए कराया था। ठीक है, फिर यही अब पीछे हमने देख रखा है कि ग्वालियर के मान सिंह की मतलब प्रेरणा लेके महल बनवाई गई थी। आप देखेंगे तो जो जौनपुर का अटाला मस्जिद है आपका इब्राहिम शाह सरकी ने बनवाया 1408 के आसपास। शेर शाह सूरी ने स्वयं का अपना मकबरा सासाराम में बनवाया था, ये भी देख चुके हैं आप। फिर उसके बाद जो दिल्ली स्थित हुमायूं के मकबरे का निर्माण अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम के देखरेख में पूरा हुआ था और औरंगजेब ने बेगम रबिया उद दौरानी जो हैं उनकी स्मृति में औरंगाबाद में, जो औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर हो गया, 1651 से 61 के बीच में मकबरा बनवाया था। ठीक, और कुछ बचा तो आप देखेंगे कि बाबर का जामा मस्जिद संभल में है। हुमायूं का दीन परा बनवाया, हुमायूं अकबर ने जहांगीरी महल बनवाया है। जहांगीर के समय आपका
एतमाद-दौला बना था। कुतुब मीनार इल्तुतमिश है, गोल गुंबद आपका मोहम्मद आदिल शाह है, बुलंद दरवाज़ा अकबर है, मोती मस्जिद औरंगजेब है। चलिए आप सिख संप्रदाय देखते हैं। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक और सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? तो गुरु नानक जी थे। गुरु नानक जी थे सिखों के प्रवर्तक। ठीक, तो सिखों के 10 गुरु थे। टोटल 10 गुरु हैं। 10 गुरुओं के बाद कोई गुरु नहीं बने। फिर तो पहले आपके गुरु नानक हैं, यहाँ लिखा है गुरु नानक जी। फिर गुरु अंगद दास जी हैं दूसरे नंबर पे। फिर अमरदास जी हैं, रामदास जी हैं। फिर आपके अर्जुन देव जी हैं। फिर आपके आते हैं हरगोविंद जी, हर राय जी। उसके बाद आपका हरकिशन जी 8वें नंबर पे। गुरु तेग बहादुर हैं। फिर आपके गुरु गोविंद सिंह हैं। ठीक, गुरु गोविंद सिंह हैं। ये आपके पूरे हो गए। फिर क्या होता है, ये लिखा है आपका गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता कौन है? तो गुरु अंगद जी हैं। गुरु अंगद जी हैं, इनका नाम भाई लहना गुरु अंगद जी के नाम से थे। फिर गुरु अंगद के नाम से सिखों के दूसरे गुरु बने थे। अब ऊपर देख लिखिए है ना। फिर उसके बाद आपके यहाँ देखिए जो लिखा है, अकबर ने 500 बीघा ज़मीन दिया था। तो ये चौथे गुरु रामदास जी थे। तो इनको अकबर ने 500 बीघा भूमि दी थी, और जिसमें एक प्राकृतिक तालाब था, याद रखिएगा। और उनको और उनकी पत्नी बीबी भानी को अकबर द्वारा प्रदान की गई भूमि को अमृतसर शहर बना था यहीं पे। ठीक, आगे देखेंगे कि जो आपके सिख के ये अंगद जी थे, इनको लहना जो अंगद जी को कहते थे, दूसरे गुरु हैं। अर्जुन देव 5वें गुरु हैं। अभी अर्जुन देव के बारे में देखते हैं थोड़ा। सिखों के 5वें गुरु जो अर्जुन देव थे, 1604 में सिखों की पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन कौन किया है? अर्जुन देव ने किया। 5वें गुरु थे। तालाब के मध्य में हर मंदिर का निर्माण इन्होंने कराया है। ठीक है, और इन्होंने तरन तारण और करतारपुर नामक नगर बसाए थे। ठीक है, और एक चीज़ और है कि वो जो था खुसरो था, राजकुमार खुसरो, उसकी सहायता के कारण जहांगीर ने इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया था। ठीक, और जो गुरु अमरदास थे इनके बाद, गुरु अमरदास, इन्होंने क्या किया था कि धार्मिक साम्राज्य को 22 मंजियों मतलब कि गद्दियाँ होती थी में बांट दिया था, और प्रत्येक मंजी पे एक सिख अधिकार होता था। ठीक है, अब आगे देखेंगे। ये मनसद प्रथा चलाई थी, मनसद प्रथा। आय का 10वां हिस्सा गुरु को देना होगा। ठीक, आगे देखते हैं। फिर गुरु ग्रंथ साहिब में 5 गुरुओं, 18 हिंदू भक्तों जैसे कबीर, बाबा फरीद, नामदेव, रैदास, इन सब का जो रचना है इसमें, उन सब के रचनाओं को भी संकलित किया गया है गुरु ग्रंथ साहिब में। आदि ग्रंथ में सबसे पहले रचनाओं में बंगाल के वैष्णव कवि जयदेव की रचनाएं शामिल हैं। अंतिम रचनाएं गुरु तेग बहादुर की इसमें हैं। ठीक, सिखों को एक सैनिक संप्रदाय खालसा पंथ में कौन प्रवर्तित किया था? तो आपके गुरु गोविंद सिंह। ये 5 प्रकार के इन लोगों को जो 5 प्रकार के क्या कहते हैं उसे, 5 प्रकार की वस्तुएं रखने के लिए कहा था। और ये बैसाखी के दिन 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की थी। और प्रत्येक मतलब जो सिख हैं अपने नाम में सिंह लगाएंगे, और जो औरतें होंगी वो कौर लगाएंगी। उनके लिए कहा था केस कंघा कृपाण कच्छा कड़ा, 5 कक्का, इसे पंच कक्का भी कहते हैं, रखने के लिए उन्होंने कहा था। और गुरु साहिब जो थे, गुरु गोविंद सिंह जी थे, नांदेड़ महाराष्ट्र में अफगान सरदार द्वारा हत्या कर दी गई थी इनकी। ये जो लिखा है ना यहाँ, गुरु गोविंद की हत्या नांदेड़ महाराष्ट्र में, यह अफगान था, एक अफगान हत्या कर दिया था। बंदा बहादुर इनका मूल नाम लक्ष्मण देव था। ठीक है, और आपका गुरु गोविंद सिंह आपके इन्हीं के समय ये इनके शिष्य बनते हैं, लेकिन ये गुरु नहीं बनते हैं। इसके बाद जो इनके धार्मिक ग्रंथ है तो उसी को गुरु मान दिया जाता है। तो बंदा बहादुर इनको नाम दिया है, ये नाम बंदा बहादुर दिया किसने? गुरु गोविंद सिंह जी ने दिया है। ठीक, अमृतसर की स्थापना चौथे गुरु करते हैं रामदास जी। आप देखिए धार्मिक साम्राज्य में 22 भागों को ऊपर देख लिया, मंजियों में बांटा था अमरदास जी ने, जो तीसरे गुरु थे। दल खालसा की स्थापना कर्पूर सिंह ने की थी। और आपके फरुख सियर जो था 1716 में। और ये गोल्डन फरमान, ये तो वो
जो अंग्रेज़ों को मिला था गोल्डन फरमान 1717 में ये दिया था फ़र्रुखसियत, अंग्रेज़ों के लिए था। ठीक, मराठा राज एवं संघ, ये देखते हैं। देखिए, जो शिवाजी का जन्म है, शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल आपको 1627 को ये मानते हैं, या तो 19 फरवरी को और 1630 को मानते हैं। ये दोनों हैं, ये आपका सिवनेर दुर्ग में है। ये डेट कंफर्म नहीं, लेकिन दोनों मानते हैं। घटना चक्र में लिखा भी है, अलग-अलग जगह अलग-अलग इतिहासकारों ने दिया है, इसलिए दो-दो डेट मानते हैं। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में होता है, 1674 में होता है, और ये राज्याभिषेक के बाद ही छत्रपति को गदा धारण करते हैं। रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाते हैं। किसको राजधानी बनाते हैं? रायगढ़ को। याद रखिएगा, राजधानी पहली बार रायगढ़ को बनाते हैं, रायगढ़ को बनाते हैं। और फिर आपके जो उस समय युग के मतलब उस समय जो महान विद्वान थे, बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट कहते थे, ने उन्हें क्षत्रिय घोषित करते हुए राज्याभिषेक कराया था। 53 या 50 वर्षों की आयु में 1680 में इनकी मृत्यु हुई थी। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हुई थी। ठीक, मराठा शक्ति के मतलब अगर उत्कर्ष पर किसी एक व्यक्ति, विशेष व्यक्ति का समूह का कार्य न था, न कि किसी समय में उत्पन्न हुई अस्थायी परिस्थितियों का परिणाम थी ये मराठा शक्ति। मराठा शक्ति का आप जानते हैं कि उदय का जो आधार है, महाराष्ट्र के संपूर्ण निवासी थे, जिन्होंने जाति, भाषा, धर्म, साहित्य और निवास स्थान के एकता के आधार पर राष्ट्रीय भावना जन्म हुई थी और राष्ट्रीयता को संगठित करने के लिए एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, और ये इच्छा व्यक्त की थी, हुआ भी था उनका। उस समय आप देखेंगे, अगर पानीपत में ना हारते तो ये उस समय मतलब कि अंग्रेज़ों से अंग्रेज नहीं आते, मुग़ल का ही शासन रहता। मुग़लों का नहीं, मराठों का ही शासन रहता। शिवाजी और अन्य मराठा नेताओं में उच्च नेतृत्व क्षमता थी। ये भी आपने पूरे इतिहास में जब पढ़ेंगे तो देखेंगे। देखिए, अब बीजापुर के जो सुल्तान थे, 1659 में अफ़ज़ल खान नामक अनुभवी एवं विश्वस्त सेनानायक शिवाजी के महत्वाकांक्षी पर अंकुश लगाने के लिए भेजा था, लेकिन शिवाजी ने जो अपना उनका वो बनगट था हाथ में पहनने वाला, उससे उसको हत्या कर दी थी। ठीक, अब 1665 में शिवाजी और जय सिंह का, ये इंपॉर्टेंट है, के मध्य पुरंदर की संधि हुई थी। और आगे देखते हैं। देखिए, अब आगे इनके शासनकाल में आपके अष्टप्रधान थे। देखिए, अष्टप्रधान थे। अमात्य जो होता था, ये सबसे ऊपर पेशवा होता था। पेशवा राजा का प्रधानमंत्री होता था। दूसरे नंबर पे आता था अमात्य अथवा मजूमदार कहते थे। मजूम आधार कहते थे या मजूमदार कहते थे। वित्त और राजस्व मंत्री था। मजमू आधार यह आपका वित्त और राजस्व मंत्री रहता था। फिर आता था वकिया नवीस या मंत्री कहते थे। वकिया नवीस या मंत्री, यह राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाही में का विवरण रखता था। फिर एक सचिव था। सचिव, इसे क्या कहते थे? सुरुनवीस कहते थे। सुरुनवीस, यह राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य करता था। ठीक, सुमंत और दबीर जो था, विदेश मंत्री था। क्वेश्चन पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर सेनापति को सरे नौबत कहते थे। सेना की भर्ती, संगठन, रसद आदि का प्रबंधन करता था। एक होता था पंडित राव। पंडित राव विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदान का दायित्व निभाता था। फिर आपका न्यायाधीश होता था, वो मुख्य न्यायाधीश होता था। 8 ये दिग्गज हैं। ठीक, 1713 में सत्ता छत्रपति के हाथ से निकलकर पेशवा के हाथों में चली गई थी। ये बात की घटनाएं हैं। हुआ ये था कि राजा राम, हाँ ये तो आप पढ़े होंगे, क्या हम रिवीजन करें टाइम। फिर देखिए 1750 में संगोला की संधि के तहत, अब ये क्या होता था कि संवैधानिक क्रांति की प्रक्रिया पूरी हुई थी। क्या हुआ था इसमें कि जो 1750 में संगोला की संधि के तहत संवैधानिक क्रांति द्वारा यह प्रक्रिया पूरी की थी। क्या पूरी की गई थी कि जो बालाजी बाजीराव के समय पेशवा पद जो पैतृक बन गया था, इसके पूर्व ही छत्रपति छत्रपति के हाथों में केंद्रित न रहकर पेशवा के हाथ में चली गई थी। तो ये जब संगोला की संधि होती है, तो इसके पश्चात जो मराठा थे, छत्रपति केवल नाम मात्र के राजा रह गए, और क्या कहते हैं, ये महलों में महापौर बन के रह गए। मराठा संगठन का वास्तविक नेता कौन बन गया? तो आप देखेंगे पेशवा बन गए थे। ये संगोला की संधि के द्वारा ऐसा होता है। ठीक, ये छत्रपति नाम मात्र के राजा संवैधानिक महापौर रह गए। आप देखेंगे सरजमी प्रथा के बारे में, तो ये मराठा काल में आपका भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी, और मराठा जमींदार को सरजामी भूमि
उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। ठीक है, वो राजस्व प्रशासन से संबंधित थी, उनके निर्वहन के लिए दी जाती थी। मराठा जागीरदारों को सरजमी भूमि दी जाती थी, ये हम बता दिए। 1757 में अब्दाली का दिल्ली पर आक्रमण हुआ था। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली था, उसका दिल्ली पर आक्रमण हुआ था। पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी और आपका कब हुई थी? 1761 में। देखते हैं फिर क्या है। देखिए, अब 1757 में क्या होता है? जब जनवरी 1757 में अहमद शाह अब्दाली दिल्ली में प्रवेश करता है तो वो मथुरा और आगरा को लूटता है। ठीक, अपनी वापसी से पहले अब्दाली भारत में आलमगीर द्वितीय को सम्राट और इमादुल मुल्क को वजीर बनाता है। ये इमादुल मुल्क को वजीर बनाता है। और आपका जो रुहेला सरदार नजीमुल्लाह है, नकीब खान को साम्राज्य का मीर बख्शी बनाता है, मीर बख्शी, और अपना एक मुख्य एजेंट बनाकर वापस चला जाता है। ठीक, उसी के बाद जब वो हटा देते हैं सब इसको, तो पानीपत की तीसरी लड़ाई आपकी 1761 में होती है। सदाशिव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना हार जाती है। ठीक, पानीपत की तीसरी लड़ाई मतलब इसका नेतृत्व मराठा सेना करता है। और जो अफ़गान सेना की तरफ से युद्ध में कौन होता है? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठे बुरी तरह से पराजित होते हैं। कांसी राज पंडित इस युद्ध में, ये लिखा, कांसी राज जो पंडित था यह प्रत्यक्षदर्शी था इस युद्ध का। ठीक, और इस युद्ध में मराठे बुरी तरह से पराजित होते हैं। फिर बालाजी बाजीराव को एक व्यापारी ने कूट संदेश के रूप में पहुंचाया था, मतलब कि 2 मोती विलीन हो गई, 22 सोने की मुहरें लुप्त हो गई, चांदी तथा तांबे के सिक्के की तो पूरी गणना ही नहीं की जा सकती, ऐसा इसने कूट में बताया था। और पानीपत की लड़ाई तत्कालिक कारण यह था क्या? अहमद शाह अब्दाली अपने जो वायसराय बनाया था तैमूर शाह के मराठों द्वारा लाहौर से निष्कासित कर देना, यही इसका रीजन था। ठीक, ये लिखा है, तैमूर शाह को मराठों ने लाहौर से निष्कासित कर दिया था, यही इसका रीजन था। आगे देखते हैं। शिवाजी ने मुगलों को हराया था 1659 में, सलाहार के युद्ध में 1659 में। राजाभिषेक और छत्रपति की उपाधि वो हम देखें 1674 में। रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई थी। सरे नौबत सैन्य प्रशासन का अधिकारी था और राजस्व के मामले में शिवाजी मंत्रिपरिषद की सलाह लेते थे, बाध्यकारी नहीं था ये। प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभाग रखता था, ऐसा नहीं है। देखिए क्या है कि जो अष्टदिग्गज थे, ये मंत्रिपरिषद की तरह कार्य नहीं कर रहे थे, लेकिन प्रत्येक मंत्री अपने अपने विभाग का प्रधान होता था। शिवाजी की इच्छा पर निर्भर थे। उनके पृथक जो इतने थे ये पृथक या सम्मिलित रूप से सलाह देते थे। इनकी सलाह बाध्यकारी नहीं, जो कि लिखा है। और ये जो अष्टप्रधान है वस्तुतः शिवाजी के सचिव की भांति कार्य करते थे। ठीक है, शिवाजी द्वारा आदेशों का पालन करते थे, विस्तृत रूप से शासन की देखभाल करते थे, इन्हीं का इनका कर्तव्य था। संभाजी के बाद मराठा शासन को सरल और कारीगर बालाजी विश्वनाथ 1713-1720, बालाजी बाजीराव आपका 1720 से 1740, उसके बाद जो ये है बालाजी बाजीराव 1740 से 61 तक, और फिर माधवराव है 1761 से 72। मराठा का जो पेशवा और वास्तविक प्रमुख बनता है इसी समय, बालाजी बाजीराव के समय। ठीक है, इसका ये है कि जो बालाजी विश्वनाथ है, ये बालाजी विश्वनाथ यहाँ पे 1713-1720 में ये था। 1720 में साहू जी ने बालाजी विश्वनाथ के बड़े पुत्र बाजीराव प्रथम को पेशवा नियुक्त किया था, बाजीराव प्रथम को। 1720 से 40 तक यह इसका कार्यकाल था, प्रथम कार्यकाल। बालाजी बाजीराव 1740 में मृत्यु के पश्चात पेशवा बना था। बाजीराव प्रथम का कार्यकाल 1720 से 1740 तक था। अब बालाजी बाजीराव की 1740 में जब मृत्यु हो जाती है तो बाजीराव की मृत्यु के पश्चात पेशवा बने। 1761 तक पेशवा रहता है ये। माधवराव का शासनकाल जो होता है आपका 1761 से 1772 तक था। ठीक है, आप देखेंगे कि शिवाजी के बाद संभाजी आते हैं 1680 से 1689 तक। छत्रपति शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र थे ये, और 1689 से 1700 तक राजाराम थे, शिवाजी के दूसरे पुत्र थे।
फिर आपका राजा राम के पुत्र थे 1700 से 1708 तक शिवाजी द्वितीय थे। फिर छत्रपति साहू जी आपका 1708 से 1749 संभाजी के पुत्र थे। ठीक, ये आप देखें। फिर 1750 तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया था। ये संगोला की संधि के बाद ये बात देखें हम लोग। साहू जी के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे। साहू जी के जो उत्तराधिकारी थे। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा पेशवा राजा राम की विधवा ताराबाई 1707 से 1700 से 1708 तक थी। शिवाजी द्वितीय जो था 4 वर्षीय था, इसी की संरक्षिका थी। ये शासन चलाया इन्होंने। सुरक्षा के लिए मराठा के राजस्व दावों को किस नाम से जाना जाता था? चौथ के नाम से जाना जाता था। मतलब कि अगर आप चौथ देंगे तो हम आप पर अटैक नहीं करेंगे। मोडो लिपि का प्रयोग मराठा लेखों में या प्रपत्रों में मिलता है। ठीक है, अब देखेंगे थोड़ा बहुत इसमें। देखिए, चाकन का किला, ये रिवीजन के लिए बस है। जो चाकन का किला है, चाकन का किला छत्रपति शिवाजी 1648 में विजित करते हैं। अब मुगलों से मतभेद जो इनका 1657 में होता है। अफजल खां का जो प्रकरण होता है, मतलब मारते हैं 1659 में। सूरत पर आक्रमण तथा लूटना 1664 में। तो देख बस ये खत्म हो गया। मोंडी लिपि, मोंडी है, मोंडी, मोडी कहिए, मोदी नहीं, मोडी लिपि का जो प्रयोग किसके विलेखों में किया गया है? तो मराठों के। ठीक है, जो मोडी लिपि का प्रयोग मराठों, ये विलेख मतलब प्रपत्र होते हैं। अब आ जाएंगे लेटर मुगल, मतलब आपका इसमें मुगल साम्राज्य का देखते हैं कौन कौन है। बीजेपी मतलब भारतीय जनता पार्टी नहीं। देखिए कि बहादुर शाह का 1760 से 1712 तक शासक बनता है। इसे यह मुअज्जम था, शाह आलम के नाम से बैठता है। और आपका खफ़ी खां द्वारा आपको शाही बेखबर की उपाधि दी जाती है। बहादुर शाह प्रथम कहते हैं इसे। ठीक है, शाह आलम के नाम, इसका नाम पहले था मुअज्जम या शाह आलम कहते थे। बहादुर शाह प्रथम के नाम से बैठता है। फिर जहांदार शाह आता है, 1712 से 13 तक रहता है। ठीक, जुल्फ़िकार शाह की सहायता से गद्दी पर बैठता है। ठीक, और यह फ़र्रुखसियर भतीजे ने हराया था। जो फ़र्रुखसियर था इसका भतीजा था, उसी ने हराया था। देखिए, जो जहांदार शाह था मुगल साम्राज्य में ऐसा प्रथम बादशाह था जो शासन के कार्य में नितांत अयोग्य था। तत्कालीन जो शक्तिशाली जुल्फ़िकार था, अमीर था, वो उसी की सहायता से गद्दी पर बैठा था। और वह एक युद्ध में अपने इसका भतीजा जो फ़र्रुखसियर था उसी से हारता है। और फिर 13 में उसकी हत्या कर देता है फ़र्रुखसियर। फिर 1713 में फ़र्रुखसियर क्या करता है कि उसको मार के शासक बन जाता है। 1713 से 1719 तक रहता है। 1717 में फरमान जारी करता है बंगाल में फ्री ट्रेड के लिए आपका 3000 वार्षिक पे अंग्रेज़ों को। ठीक, मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1748 तक। और इसी के समय नादिर शाह आक्रमण करता है 1739 में। मयूर सिंहासन लेके चला जाता है आपका। देखिए, शाहजहाँ द्वारा बनाया गया मयूर सिंहासन, ये लिखा है मयूर सिंहासन, शाहजहाँ द्वारा बनाया गया था। इस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक पूछेगा तो मोहम्मद शाह है, 1719 से 1748 वाला। और इसी के काल में अभी बताया कि 1739 में नादिर शाह आक्रमण करता है। और इसी जब मुगल सेना और नादिर शाह के बीच करनाल का युद्ध होता है। ठीक है, और इसी के जब यहाँ इसी समकालीन एक लेखक है, उसका नाम था आनंद राम मुखलिस। नादिर शाह ये लिखता है कि नादिर शाह अपने साथ 60,000 रुपये, कई हज़ार अशरफियाँ, 1 करोड़ का सोना, 50 करोड़ का जवाहरात, कोहिनूर भी लेके, इसलिए कोहिनूर लिखा है। कोहिनूर और तख्ते ताउस, मतलब मयूर सिंहासन को तख्ते ताउस कहते थे, ईरान लेके चला गया था। मोहम्मद शाह जो था अधिकतर समय वह क्या करता था कि पशुओं के युद्ध देखने में अपना पूरा व्यतीत कर देता था पूरा समय। और उसके प्रशासन के प्रति अति उदासीनता थी। मदिरा पीता था। सुंदरियों के प्रति रुचि के कारण उसे लोग उसे क्या कहते थे? रंगीला कहते थे। मोहम्मद शाह रंगीला। उसके शासनकाल में मुगल दरबार में पूछता है कि हिजड़ों और महिलाओं का प्रभुत्व किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसी के शासनकाल में आपका
एक वर्ग प्रभुत्व बन गया था पूरा महिलाओं हिजड़ों का। ठीक, अब आता है शाह आलम द्वितीय, नहीं आप देख लीजिए, अहमद शाह आता है 1748 से 54 तक रहता है। फिर आलमगीर द्वितीय आता है 1757 से 1759। ठीक है, 59 के बाद आता है आपका शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय आता है 1759 से 1806 तक रहता है ये। इसका रियल नाम अली गौहर रहता है। देखिए, शाह आलम द्वितीय का जो कार्यकाल 1759 से 1806 देख लिया। अब ये उसका जो इसे वजीर था गाजीउद्दीन, इसने इसको दिल्ली में घुसने नहीं दिया था। और इसी के समय 1803 में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। अंतिम जो फिर इसके बाद आता है 1806 से 1837 तक, ये आपका अकबर द्वितीय रहता है। फिर बहादुर शाह जफ़र आता है 1837 से 57 तक, यह अंतिम मुग़ल सम्राट था और बहादुर शाह जफ़र के नाम से प्रसिद्ध है ये। इसके पिता का नाम देखें आप, अकबर द्वितीय था, 1806 से 37 तक कार्यकाल था। और वह इसे क्या कहते हैं, वह बिना साम्राज्य का सम्राट था। इब्राहिम जौक देखेंगे यहाँ लिखा है, इब्राहिम जौक और असद उल्लाह खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे। हसन अस्करी, यहाँ लिखा है हसन अस्करी, उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे। बहादुर शाह जफ़र को ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्रति माह 1 लाख रुपए पेंशन और 15 लाख रुपए उसकी परिसंपत्तियों के लिए किराया के तौर पे और 1000 रुपये पारिवारिक खर्च के लिए मिलते थे। 1862 में उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और फिर आप देखेंगे आगे कि हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1724 में सुकरखेड़ा के युद्ध में मुग़ल गवर्नर मुबारिज़ खान जो होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। देखिए क्या है कि हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1724 में चिलकरीज खान उर्फ निजामुल मुल्क कहते हैं इसे, ने की थी। और अक्टूबर 1724 में आपका सुकरखेड़ा के युद्ध में जो दक्कन के मुग़ल गवर्नर था मुबारिज़ खान के मारे जाने के बाद करता है। निजामुल मुल्क दक्कन का वास्तविक शासन बन गया इसी के मारने के बाद। ठीक है, चिलकरीज खान लिखा है यहाँ पे, 1724 में हैदराबाद की स्थापना करता है। आमेर का सवाई राजा जय सिंह, ये जो 18वीं शताब्दी में सबसे सर्वश्रेष्ठ राजपूत राजा अगर मानेंगे तो आमेर का राजा सवाई जय सिंह, इसने जयपुर शहर की स्थापना की थी। और जयपुर शहर की स्थापना विज्ञान और कला के केंद्र बनाए। जय सिंह एक महान खगोल शास्त्री भी थे और उन्होंने दिल्ली यहाँ दिल्ली लिखा है दिल्ली जयपुर बनारस मथुरा उज्जैन, यहाँ पे आधुनिक उपकरणों से पर्यवेक्षण शालाएँ बनवाई थी। जिज मोहम्मद शाही नामक सारणियों का सेट तैयार किया था। सारणी बनाई थी उसी का टेबल। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे उसने यूक्लिड की कृत की रेखागणित तत्व का संस्कृत अनुवाद करवाया था। यूक्लिड के रेखागणित का संस्कृत अनुवाद करवाया था और 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। 2 अश्वमेध यज्ञ कराते हैं। और किंग मेकर किसे कहते हैं, हुसैन अली और अब्दुल्ला को किंग मेकर कहते हैं। ये मोहम्मद शाह को, जो मोहम्मद शाह रंगीला था, इसी ने मरवा दिया था इन लोगों को। जो ये इसी के दरबार में देखें महिलाओं हिजड़ों का प्रभुत्व था। अंतिम मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र, इसी के पिता हम देखें कि 1837-57 तक अकबर द्वितीय था। अवध का प्रथम नवाब शहादत खां था और 1739 में इसकी हत्या नादिर शाह कर देता है। ठीक है, ये पूरा मध्यकालीन का जितना भी पूरा है सब कुछ निचोड़ ख़त्म हुआ। और चैनल को ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें और टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है टेलीग्राम चैनल का, उसमें जुड़ें। और PDF आपको अगर PDF की ज़रूरत है तो PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और अगला वीडियो किस चीज़ पे बनाएं उसके लिए कमेंट करें। धन्यवाद, जय हिंद।